हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जिसका शीर्षक है शासक और इतिवृत्त, और इस जो कि मुगल दरबार से संबंधित शासक हैं। और इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियो में पहले डाल चुकी हूं, तो उन वीडियो में हम बातें कर चुके हैं इसके शीर्षक के बारे में और मुगलों के इतिहास के बारे में। आज की वीडियो में हम मोस्टली बातें करेंगे मुगल जो काल है उसमें 16वीं से 17वीं शताब्दी में राजधानियां और दरबार उनकी क्या स्थिति रही है। तो जैसे कि राजधानियां हैं और दरबार, कहाँ कहाँ राजधानियां बदली गई, स्थानांतरित की गई और दरबार में किस तरह की हलचल रही है, इस सब बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। राजधानी जो नगर है उसको क्या बनाया है, मुगलों ने हृदय स्थल माना है, जो कि 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में मुगल राजधानियां उन्होंने स्थानांतरित की है, यानी कि अपनी राजधानियों की बदली की है। उसी जगह को, जो पुरानी जगह है उसी को नहीं माना है, उनको बदल दिया है। तो इस तरह से मुगल काल में जो राजधानियां हैं वो बदलती रही हैं। बाबर ने लोदियों की राजधानी पे अधिकार किया है, और लेकिन इसके शासन के 4 वर्ष के बाद ही राजसी दरबार बदलते रहे हैं, क्योंकि जो भी नए शासक आते गए तो वो अपनी इच्छा और अपनी सुविधा के अनुसार अपनी राजसी दरबार जो है वो बदलते रहे। तो इसी सिलसिले में 1560 में अकबर ने सबसे पहले क्या किया है, आगरा के किले को लाल पत्थर से बनवाया था। उसके बाद 1570 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया। पहले उसका मन मतलब उसने राजधानी कहाँ बनाई है, आगरा में। आगरा के किले को लाल पत्थर से तैयार करवाया, लेकिन 1570 में जो राजधानी है वो बदल लेता है और उन किसको राजधानी बना लेते हैं, फतेहपुर सीकरी को। तो इस जो सीकरी है इसको राजधानी बनाने के पीछे कुछ कारण रहे हैं, तो उस कारण के बारे में हम बातें कर लेते हैं। तो मुख्य कारण क्या रहा है, जैसे कि जो फतेहपुर सीकरी है वो अजमेर की ओर जाने वाले रास्ते पे है, जहाँ पे क्या है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जो कि एक पवित्र तीर्थ स्थल उस टाइम पे। तो मुख्य कारण क्या रहा है, सीकरी जो है अजमेर की ओर जाने वाले रास्ते पे है, जहां पर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जो कि उस टाइम तक एक पवित्र स्थल बन चुका था। तो जो ये अकबर है ये बहुत ज्यादा धार्मिक सहनशीलता में विश्वास रखता था, तो उन्होंने बहुत सभी धर्मों को बराबर का दर्जा देने के लिए, जो सभी धर्म हैं उनको बराबर का दर्जा देने के लिए कौन सा एक दीन इलाही नाम का धर्म चलाया था, जहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता था। तो इसी तरह से इसी सिलसिले में उन्होंने क्या किया है, अपनी जो राजधानी है वो इस पवित्र तीर्थ स्थल के आसपास बनाने की सोची। इसी तरह से मुगल बादशाहों के जो सूफी सिलसिले हैं उनसे घनिष्ठ संबंध बन चुके थे, और अकबर ने सीकरी में शेख सलीम चिश्ती का सफेद संगमरमर का मकबरा भी बनवाया है। और इसी के साथ ही बुलंद दरवाजा जो बनवाया है उसका उद्देश्य क्या रहा है कि वहां आने वाले जो भी लोग वहां जाते हैं तो वो गुजरात में मुगल विजय हुई है इस जीत का याद कर सके, या इस जीत को जान सके मुगलों के इतिहास के साथ साथ। इसी तरह से 1585 ईस्वी में उत्तर पश्चिम को और अधिक अपने कब्जे या नियंत्रण में लेने के लिए राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया। क्यों, ये किसने किया है, अकबर ने। और 13 वर्षों तक सीमा पर चौकसी देता रहा, ताकि बहुत ज्यादा नियंत्रण उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पे किया जा सके। इसी तरह से शाहजहां ने राजकोषीय जो नीति है वो अपनाकर धन जुटाने के साथ साथ भवनों का भी निर्माण करवाया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शाहजहां ने शाहजहानाबाद नगर बसाया है, और इसके साथ ही लाल किला, इनके बारे में हम आगे भी जानेंगे। लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली में इन सब भवनों का निर्माण करवाया है, जो किस लिए करवाया गया है, राजवंश की सत्ता, धन और प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में उसने ये सब कार्य किया है। तो इसी तरह उसने अपना जो शाहजहानाबाद नगर बसाया है उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। 1648 में शाहजहानाबाद को बसाया गया एक ही शहर जिसे माना गया है। इसको कहाँ बसाया गया है, दिल्ली के पुराने शहर में। जहाँ दिल्ली का पुराना शहर है वहाँ शाहजहानाबाद को शाहजहां ने
बसाया है। और इस जगह पे जैसे कि आप सभी जानते हो लाल किले का निर्माण, जामा मस्जिद, अभिजात वर्ग के बड़े बड़े घर इस जगह पे बसाए गए हैं। तो ये शाहजहानाबाद कौन सी जगह है? शाही शहर। तो इसमें रहने वाले लोग कैसे थे? शाही लोग, यानी कि बड़े बड़े लोग ही यहाँ पे रहते थे। जैसे कि अभिजात वर्ग के बड़े बड़े घर यहाँ पे बनाए गए हैं। मुगल दरबार की व्यवस्था कैसी रही है? दरबार की भौतिक व्यवस्था ने क्या किया है? शासक के अस्तित्व को समाज के हृदय के रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, जो भी व्यवस्था थी उसने शासक के अस्तित्व को बताया है कि किस तरह से एक शासक का अस्तित्व है, और इसको क्या माना है? समाज का हृदय के रूप में। अब केंद्र बिंदु क्या रहा होगा उस टाइम पे? तो केंद्र बिंदु यही राज सिंहासन या तख्त, जिसपे जो राजा जो भी बादशाह विद्यमान होता था तो वही मुख्यतः केंद्र बिंदु था, जिसने क्या किया है? प्रभु के कार्यों को भौतिक स्वरूप प्रदान किया है। प्रभु मतलब जिसमें प्रभुता है, जो प्रभु के समान गुणों वाला है। तो उन जो भी कार्य थे अपनी प्रजा की भलाई के लिए या सामाजिक भलाई के लिए, तो उन सबको उन्होंने भौतिक स्वरूप प्रदान किया है। जिसको क्या माना है? एक स्तंभ के रूप में माना है। किसको? संप्रभु के भौतिक कार्य को, और जिस पे धरती टिकी हुई माना है। तो इस तरह की तुलना मुगलों ने की है। भारत में राजतंत्र का प्रतीक किसे माना गया है? छतरी। जो भी छतरी है उस शासक की कांति को, उस शासक की कांति मतलब चमक को या आभा को, उसके अच्छे कार्य को सूर्य की कांति से अलग करती है। तो इसमें जो भी जिसका एक छत्र शासन है तो उसी शासक के बारे में लूंगा। और इसे किसका प्रतीक माना गया है? राजतंत्र का। और इसी के साथ साथ दरबार में कोई व्यक्ति कितनी हैसियत का है, इसका पता शासक के पास या दूर बैठने से चलता था। ठीक है, जो व्यक्ति शासक के जितना पास होता उसकी हैसियत उतनी ही ऊंची हो जाती थी, और जो राजा से या शासक से दूर बैठता था तो वो कम हैसियत वाला माना जाता था। तो इस तरह से मुगल जो काल है उसमें हैसियत के बारे में बात की गई है कि जो शासक के बिल्कुल पास है वही उच्च ओहदे वाला है दरबारी, और जो दूर बैठता है वो निम्न ओहदे वाला दरबारी माना गया है। तो इस तरह से जो दरबार था ये थी बैठने की व्यवस्था। इसके साथ साथ अगर दरबार के सिंहासन पर बैठने के बाद कहीं भी किसी को तो अभिवादन के तरीके थे, तो वो कौन से तरीके थे इनके बारे में बातें कर लेते हैं। जैसे कि जिस तरह से अभिवादन किया जाता था उससे व्यक्ति की हैसियत का पता चलता था कि किस तरह की हैसियत वाला व्यक्ति है। मतलब ज्यादा अगर झुककर किसी को अभिवादन किया जाता था तो वो ऊंची हैसियत वाला व्यक्ति माना गया था। मतलब जो भी दरबारी होता था तो उनके दरबारियों में कर्म होता था, तो कर्म के अनुसार जिसकी भी ऊंची हैसियत होती उसको ज्यादा झुककर अभिवादन किया जाता था। और अभिवादन करने के इन तरीकों में सबसे उत्तम रूप क्या है? सजदा या दंडवत लेटने को सबसे ऊंचा तरीका कौन सा माना गया है? सजदा या दंडवत, यानी कि लेट कर, धरती को लेट कर अभिवादन करता, धरती पे लेट कर अभिवादन करना या नमस्कार करना। अब शाहजहां के समय में 4 तस्लीम और जमी बोसी के तरीके अपनाए गए। तो ये तस्लीम और जमी बोसी क्या है? जैसे कि 4 तस्लीम का अर्थ है आत्म निवेदन का यह तरीका दाएं हाथ को जो आपका राइट हैंड है उसको जमीन पे रखने से शुरू होता था। ठीक है, इसमें तलहटी ऊपर की ओर, यानी कि जो हथेली है उसको ऊपर की ओर रखा जाता था। तलेटी मतलब हथेली को ऊपर की ओर रखा जाता था और इसके बाद हाथ को धीरे धीरे उठाते हुए खड़ा होता था व्यक्ति। और ये जो 4 तस्लीम जो है, जैसे कि इसमें पहले ही लिखा हुआ है 4 तस्लीम, तो ये दिन में 4 बार की जाती थी। इसी तरह का एक एग्जाम्पल है कि अगर मुगल दरबार में राजदूत कोई आता है तो उसको या तो जमीन को चूमकर या बहुत आगे झुककर
अभिवादन करना होता था। इसके अलावा फारसी रिवाज जो कहता है, फारसी रिवाज के अनुसार जो फारस से आए हुए विदेशी थे तो उन रिवाजों के अनुसार छाती के आगे हाथ बांधकर अभिवादन करना होता है। जैसे कि अब आज हम अगर प्रार्थना करते हैं तो उसी तरह से करते हैं, तो उस टाइम पे भी ये अभिवादन का एक तरीका था। ठीक है, प्रार्थना करना या हाथ जोड़ना, तो ये था अभिवादन का तरीका फारसी रिवाज के अनुसार मुगल दरबार में जो तरीके अपनाए गए थे। तो इसी बारे में एक जो घटना है उसका डिस्कशन कर लेते हैं हम कि जो जेम्स प्रथम है उसका दूत आता है किसके, जहांगीर के दरबार में। तो जब ये दूत आता है तो उसने क्या किया, सिर्फ जो है झुककर अभिवादन किया और बैठने के लिए कुर्सी मांगी। तो इससे सभी दरबारी हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ मुगल काल में कैसा तरीका था, जैसे कि अभी हमने कि बादशाह आया तो ज्यादा झुकना होता था और उससे कम ओहदे वाले मंत्री हैं तो उनके सामने कम झुकना होता था, या जमीन पे लेटकर या दंडवत लेटना या सिजदा करना। तो इस तरह की जो अभिवादन के तरीके थे। लेकिन जब जेम्स प्रथम का जो दूत है टॉमस राय वो जहांगीर के दरबार में आता है तो उसने केवल झुका, तो इतना ही अभिवादन करके वह रह गया। तो इसी से सभी दरबारी जो है हैरान में पड़ गए कि ये किस तरह से अभिवादन कर रहा है। तो इसी तरह से मुगल काल में ये थी मुख्य अभिवादन के तरीके। आगे हम बात करेंगे कि अकबर जो है उसने अपने शासनकाल में किन किन प्रथाओं की शुरुआत की है। तो इसने जैसे कि झरोखा दर्शन प्रथा की शुरुआत की। इस दर्शन का क्या मतलब है कि दिन में एक बार क्या करता था, दिन में एक बार जो बादशाह है ना या राजा अपनी प्रजा को दर्शन देता था। किस माध्यम से देता था वो दर्शन? वो देता था एक झरोखे के माध्यम से, यानी कि एक जैसे आप जंगला या एक खिड़की के माध्यम से इतना स्पेस होता था वहां से वो लोगों को दिखाई देता था। तो इस तरह से ये प्रथा थी। और ये प्रथा कब तक? लगभग 1 घंटा इस में बिताता था राजा। उसके बाद बादशाह प्रशासनिक कार्यों के लिए चला जाता था। तो ये थी शुरुआत दिन की कि झरोखे में प्रजा को दर्शन दिए। फिर जो शासन संबंधी जो प्रशासनिक कार्य हैं वो शुरू हो जाते थे। और फिर 2 घंटे बाद दीवाने खास में जो बादशाह वो पहुंच जाता है और वहां पे क्या करते हैं, गोपनीय जो कि बहुत ही गुप्त रखने योग्य बातें हैं। ठीक है, गुप्त और महत्वपूर्ण जो बातें होती थी उन पे चर्चा करते थे। राज्य के बड़े मंत्री याचिका प्रस्तुत करते थे। वह कर अधिकारी हिसाब का ब्यौरा बादशाह को देते थे। तो इस तरह से दीवाने आम में वो दीवाने खास में बादशाह अपना टाइम बिताते थे। तो ईद, होली, सबे बारात और सिंहासन जो रोहन यानी कि राजा का अगर राज्याभिषेक किया जा रहा है या सिंहासन पे बैठता है पहली बार, तो उसकी वर्षगांठ जब मनाई जाती है तो उस टाइम पे दरबार का जो माहौल है वो खास हो जाता था, क्योंकि ये सभी उत्सव की तरह माने गए हैं। सभी उत्सव थे तो उन पे खास साज सज्जा की जाती थी। तो इस तरह से जो ये माहौल है दरबारियों का, और सभी जो भी गुलाम जो भी दरबार में काम करने वाले हैं वो सभी दरबार को सजाने में या उस उत्सव को मनाने में जुटे हो जाते थे। इसके अलावा और कौन से थे तरीके इस दरबार में खुशियां मनाने के या त्योहार या उत्सव मनाने के लिए? तो इस तरह के जो मुगल शासन के त्योहार हैं, जैसे कि मुगल शासन के त्योहार कौन से माने गए हैं? सूर्य और चंद्र वर्ष के अनुसार शासक का जन्मदिन, कि सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के अनुसार शासक का जन्मदिन कब पड़ता है। और इसी तरह से वसंत आने पर फारसी नवरोज, जो फारसी कैलेंडर है या फारसियों के अनुसार नववर्ष जब से स्टार्ट होता है, तो इसको उन्होंने क्या माना, नवरोज से वो इसको बहुत अच्छे ढंग से मनाते थे। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं जब मुगल दरबार की, तो यहाँ पे शादी और विवाह जब भी होते थे बहुत ज्यादा खर्चा होता था।
इस बारे में एनसीईआरटी में वर्णन किया गया है कि किस तरह से खर्चा किया गया है कि इसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि बढ़ चढ़ कर, ठीक है, अपनी हैसियत दिखाने के लिए या अपना जो सम्मान है उसको बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़कर खर्चा किया जाता था। अब इसी तरह का एक एग्जाम्पल लेंगे, रत्न जड़ित सिंहासन। आगरा महल में शाहजहां का जो रत्न जड़ित सिंहासन है उसका वर्णन कौन सी पुस्तक में किया गया है? बादशाहनामा में किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये शाहजहां के शासनकाल से संबंधित है। अब इसकी ऊंचाई जो है इस सिंहासन की सीढ़ियों से गुंबद तक लगभग 10 फीट बताई गई है। और राज्यारोहण जब भी हुआ है तो उस समय शाहजहां ने आदेश दिया था, इसमें क्या लगाया गया? 86 लाख के रत्न, बहुमूल्य पत्थर और 1 लाख तोला सोने। यानी कि जो 1 लाख तोला सोना है वो 14 लाख रुपए का है उस टाइम पे, उससे ये सजाया गया। और इसको सजाने में टाइम कितना लगा है? लगभग 7 वर्ष लगे हैं। तो इस तरह से जो मुगल हैं वो बहुत ही ज्यादा खर्चा करते थे। कब? राज्यारोहण के समय में। नीचे एक पिक्चर दिखाई गई है, तो इस पिक्चर में किस बारे में बात की गई है इस बारे में भी हम जान लेते हैं। ये पिक्चर जो है, जो आप देख रहे हैं, इसमें शहजादे औरंगजेब का शाहजहां द्वारा सम्मान करते हुए दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? शहजादे औरंगजेब का सम्मान करते हुए दिखाया गया है। बादशाहनामा में प्याग द्वारा ये बनाया गया एक चित्र है, ठीक है। इसमें क्या दिखाया गया है? प्याग द्वारा बनाया गया एक चित्र है। और जिसको क्या बताया गया है? जो सम्राट है शाहजहां, वो अपने बेटे औरंगजेब का सम्मान कर रहा है। तो ये है, यानी कि यहाँ पे ये इस पिक्चर के माध्यम से ये बताना चाह रही हैं कि वो कितना ज्यादा दरबार लोगों से भरा है, सभी दरबारीगण मौजूद है, और किस तरह से जो युवराज है या उस बादशाह का बनने के लिए जो तैयार किया गया है उसको कितना सम्मान दिया जा रहा है। अब इसी तरह से मुगल जो शासक हैं वो पद और पदवियां भी धारण करते थे, उपहार और भेंट भी लोगों से लेते थे, तो लेते भी थे और देते भी थे। तो इनके बारे में भी हम आगे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा बादशाह अगर सिंहासन पर बैठ जाता है तो कहीं भी किसी को आना जाना होता तो उसको वहां से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। कहाँ नहीं थी? दरबार से बाहर। कब? जब एक राजा शासन अपनी गद्दी पे बैठ जाता था। तो अबुल फजल ने क्या किया है? अकबर के दरबार का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। क्या बताता है अबुल फजल अपनी रचना में कि अकबर के पुत्र पौत्र दरबारी सभी कार्निश पर अपने स्थान पे खड़े हो जाते थे, ठीक है। तो ये कार्निश क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। कार्निश क्या है? अभिवादन का एक तरीका है जिसमें हाथ की तलैटी, यानी कि हाथ की तलैटी मतलब हथेली जो है उस पर ललाट को रखा जाता है। ललाट मीन्स माथा, ठीक है। तो माथे को रखकर सिर झुकाते थे। इसका अर्थ है कि कार्निश करने वाला जो व्यक्ति है इंद्रियों और मन से विनम्रता से अपने आप को शाही दरबार में प्रस्तुत करता है, यानी कि शाही दरबार के प्रति अपनी निष्ठा या सम्मान को वो बता रहा है, ठीक है। तो ये है कार्निश का मतलब। कार्निश मतलब क्या है? अभिवादन का एक तरीका है। तो इसी तरह से मुगल दरबार में बहुत सारे तरीके अपनाए गए जिनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो जो दरबारी समाज है उसमें नियंत्रण, किस तरह से लोगों को नियंत्रण किया जाता था, तो उनका व्यवहार कैसा था? तो जैसे कि मान्य संबोधन, वहां भी जो संबोधन था उसके लिए मान्य मतलब मानने योग्य तरीके बनाए गए थे। शिष्टाचार और बोलने के ध्यान पूर्वक नियम निर्धारित किए जाते थे कि ध्यान पूर्वक जो जिस तरह का व्यक्ति है उससे उसी तरह से बड़े ध्यान से बातें करनी होती थी। अगर इस तरह से निर्धारित किए गए नियमों का उल्लंघन कोई करता था, यानी कि शिष्टाचार का उल्लंघन करता था, तो उस व्यक्ति को
दंड भी दिया जाता था। ऐसा नहीं था कि कोई भी कुछ बोल जाए और उसको दंड नहीं मिलेगा, ऐसा बिल्कुल होता था। अगर शिष्टाचार के ये जो नियम है, मान्य संबोधन, इनका उल्लंघन किया जाता था तो उस उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंड दिया जाता था। अब अभिवादन के तरीके, जैसे कि मैंने अभी बातें की थी कि इसके और भी बहुत से तरीके हैं, तो वो तरीके कौन? मुगल शासन काल में कुछ पद और पदवियां भी मुगल शासकों ने धारण की हैं, उसके साथ साथ उपहार और भेंट लोगों से लिए भी हैं और दिए भी हैं। इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। राज्यारोहण या युद्ध में अगर विजय प्राप्त करता है बादशाह, तो उसके बाद वो पदवियां ग्रहण करते थे। मुगल सिक्कों पर राजसी नयाचार के साथ बादशाह की पूरी पदवी दिखाई जाती थी, यानी कि पूरी पदवी का वर्णन होता था जो मुगल सिक्के उस टाइम पे बने हैं। इसी तरह से योग्य व्यक्तियों को पदवी देना मुगल शासन का महत्वपूर्ण पक्ष माना गया है। उस मंत्रियों में से एक को दी जाने वाली आसफ खां की पदवी पैगंबर शासक सुलेमान के कल्पित मंत्री से शुरू की गई थी। तो जो आसफ खां की पदवी है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? पैगंबर शासक जो है सुलेमान, उसके कल्पित मंत्री से। अब औरंगजेब ने जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राज की उपाधि दी है। मीर खान ने अपने नाम के आगे क्या किया है? ए लगाने के लिए, ठीक है, औरंगजेब को 1 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा। तो ये 1 लाख जो रुपए है वो क्या दी है? रिश्वत देने का प्रस्ताव रखा है औरंगजेब को कि उसको अमीर बना दिया जाए। अमीर का मतलब होता है उस टाइम पे ये एक अधिकारी होते थे, उच्च ओहदे वाले, ठीक है। तो मीर उसका नाम पहले ही था, और लगा दिया, तो अमीर बनाने के लिए उसने 1 लाख रुपए की रिश्वत देने का प्रस्ताव रखा है। इसी तरह के जो पुरस्कार हैं उनमें क्या है? सम्मान का जामा यानी कि खिलत, इसको बादशाह पहने हुए होता था और वह भी सम्मान का प्रतीक माना जाता था। तो इस तरह से जो भी पुरस्कार थे उनमें क्या? सम्मान का जामा खिलत, जिसे बादशाह द्वारा पहने हुआ होता था और उसको क्या माना गया है? सम्मान का प्रतीक माना गया है। तो इसी तरह के और भी बहुत से हिस्से हैं, जैसे कि हम बात करेंगे सरोपा के बारे में। जो सरोपा क्या है? सर से पांव तक का वस्त्र जिसके 3 हिस्से होते थे, जामा, पगड़ी और पटका, ठीक है। और ये जो वस्त्र है ये भी पहना जाता था। और इसी के साथ साथ रत्न जड़ित जो आभूषण हैं वो उपहार में दिए जाते हैं। उस टाइम पे थॉमस राय को इस बात से निराशा हुई क्योंकि उन्होंने क्या किया था? आसफ खां को अंगूठी दी थी उपहार में, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? उनकी अंगूठी वापिस कर दी गई। वापिस क्यों की गई अंगूठी? क्योंकि इसकी कीमत केवल 400 रुपए थी, ठीक है। तो कम कीमत होने के कारण, कम कीमत के कारण क्या हुआ? आसम खान को दी गई अंगूठी वापिस कर दी गई। तो इस बात से थॉमस राय को निराशा होती है। अब शाही परिवार में कौन कौन होता था और किस तरह की जो मुगलों की दुनिया थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। हरम जो है मुगलों की दुनिया की ओर संकेत करता है। फारसी भाषा से निकला शब्द है जिसका मुख्य अर्थ क्या माना गया है? पवित्र स्थान। बहुविवाह प्रथा राजपूत और मुगल शासकों में दोनों में ही थी। ये प्रथा क्यों थी? राजनीतिक संबंध, मैत्री संबंध बनाने के लिए विवाह किए जाते थे। पुत्री के विवाह में भेंट में पूरा का पूरा क्षेत्र भी दान में दे दिया जाता था। मुगल काल में शाही परिवार से आने वाली औरतों को बेगम और अन्य स्त्रियों में जिनको अगहा, जिनका जन्म कहाँ हुआ है? कुलीन परिवार में नहीं हुआ है, दोनों में भेदभाव किया जाता था। शाही परिवार से आने वाली बेगम और इसमें अगा में क्या है? इनको ज्यादा सम्मान, बेगम को ज्यादा सम्मान दिया जाता था, जबकि अगा को कम सम्मान दिया जाता था। इसी तरह की औरतों की स्थिति के बारे में भी आगे हम बात करेंगे। तो किस तरह से औरतों के साथ भेदभाव किया जाता था। अच्छा, जो दहेज लेकर बेगम आती थी उसको पति की ओर से ज्यादा ऊंचा, अच्छा दहेज लेकर आई बेगम को पति की ओर से ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया जाता था। जबकि राजतंत्र से जुड़े महिलाओं के क्रम में अगाचा जो है ये तीसरी उपपत्नी
उसकी स्थिति सबसे निम्न मानी गई है। इसको सबसे निम्न स्तर पर रखता था एक बादशाह। पहले से पत्नी होने पर, अगर पत्नी नहीं है पहले से, पति की अगर इच्छा है तो वो अघा और अगाचा को भी अपनी बेगम बना सकता था। मुगल काल में पुरुष और स्त्री दोनों ही गुलाम होते थे, ठीक है, जैसे कि उनके बादशाहों के गुलाम भी होते थे, तो उस टाइम पे पुरुष भी और स्त्री दोनों ही क्या गुलामी का जीवन बिताते थे, यानी कि बादशाहों के गुलाम होते थे। नूरजहां के बाद मुगल रानियों और राजकुमारियों ने क्या किया है, वित्तीय स्रोतों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया है। तो इसी तरह का उदाहरण है जो शाहजहां की पुत्री हैं रोशन आरा और जहां आरा को ऊंचे शाही मनसबदारों जैसा वेतन मिलता था। जहां आरा को तो जो सूरत का बंदरगाह है उस नगर से राजस्व वसूली का अधिकार भी मिला हुआ था कि पूरे इस बंदरगाह नगर से राजस्व वसूली इसका अधिकार था। जहांआरा का ये उसका वेतन होता था। जहांआर ने शाहजहानाबाद के हृदय स्थल जो चांदनी चौक है उसकी रूपरेखा तैयार करी थी। मुगलों की दुनिया के बारे में जो जानकारी है वो गुलबदन बेगम की रचना हुमायूंनामा से भी प्राप्त होती है। तो ये जो गुलबदन बेगम कौन थी इसके बारे में भी हम आगे बात कर लेते हैं। तो ये गुलबदन बेगम क्या है इसके बारे में डिटेल से हम बातें करते हैं। तो ये जो गुलबदन बेगम है ये बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन, अकबर की ये गुलबदन कौन थी? बाबर की पुत्री, हुमायूं की बहन, अकबर की चाची। और इसके अलावा इसके बारे में हम ये भी बात कर लेते हैं कि वो कौन सी भाषाएं का उन्हें ज्ञान था, जैसे कि तुर्की और फारसी में वो धारा प्रवाह लिख लेती थी, यानी कि बहुत अच्छी वो एक लेखिका भी थी। और लेखिका में क्या लिखा उन्होंने? मुगल काल का इतिहास। लेखिका में मुगल इतिहास लिखने का कार्य उन्होंने किया है। और इसी तरह का उन्होंने जो इतिहास लिखा है, जैसे कि गुलबदन बेगम में हुमायूंनामा, हुमायूं के बारे में वर्णन किया है, तो अकबर ने इस चीज का फायदा उठाया और अपने समय का इतिहास लिखने के लिए चाची से बाबर हुमायूं के संस्मरण लिखने का आग्रह किया है। और वो क्यों किया है इसका मुख्य कारण रहा है अबुल फजल इनसे फायदा उठा ले और अपनी कृति को पूरा कर सके। तो अबुल फजल ने कौन सी कृति, आईने अकबरी या अकबरनामा को पूरा करने के लिए किसका सहारा लिया? बाबर और हुमायूं के संस्मरणों का सहारा लिया। तो इस वीडियो में इतना ही। जो रिमेनिंग टॉपिक रह जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे या पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।